स्वागत है आपका अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी चैनल के अंदर। ये वीडियोस जो है हमारी एक बहुत छोटी सी मुहिम है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त में मिले और उस भाषा में मिले जिसमें वो चाहता है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चैप्टर ढूंढना है हमारे चैनल के ऊपर तो आपको यूट्यूब की सर्च बार पे अड्डा फॉर ज्ञान लिखना है, जो कि हमारे चैनल का नाम है। और उसके बाद आप हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस की प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर को ढूंढ सकते हैं। आज हम दोस्तों 10th चैप्टर करने वाले हैं एनसीईआरटी का साइंस का, जो कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस है। इस चैप्टर को दोस्तों तीन चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो है उसमें वो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट की कहानी के बारे में बताते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसमें वो लेंथ और उसकी हिस्ट्री उसके बारे में बताते हैं। तीसरे पार्ट में स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बताते हैं और चौथे पार्ट में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। दोस्तों प्राचीन काल में बहुत पहले इंसान जो है उसके पास कुछ भी साधन नहीं था चलने के लिए, वो सिर्फ अपने पैरों पे पैदल चलता था। अगर उसको कुछ सामान ले जाना होता था तो या तो वो अपनी पीठ पे ले जाता था या कंधे पे ले जाता था, या फिर अपने साथ किसी जानवर को लेके जाता था जिसके ऊपर वो सामान रख देता था। उसके बाद फिर जो लोग नदियों या फिर सागर के आसपास रहते थे, उन्होंने क्या करा, जो पेड़ थे, पेड़ के जो टुकड़े थे उनको निकाल के और उससे फिर बोट बनाए। उन्होंने देखा कि पेड़ के टुकड़े जो है ये पानी पे तैर रहे हैं और इंसान के दिमाग में हमेशा रहता था कि क्या पानी के उस पार कैसे जाऊँ मैं। तो उन्होंने फिर इसको यूज़ करा, इन पेड़ के टुकड़ों पे बैठ के वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। उसके बाद फिर दोस्तों पहिए यानी फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद फिर इंसानों ने जानवर के ऊपर, जानवर के साथ एक चीज़ बांध के पीछे एक चीज़ बनाई जिस पे वो बैठ सकता था। वो बैठा, उसने अपना सामान भी रखा और जानवर जो है उसको पुल करके यानी जानवर खींच के उसको आगे ले जाता था। और आपने अभी भी देखा है काफ़ी बार घोड़ा या ऊँट जो है सामान को या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, पर ये इसलिए बन पाया क्योंकि आपके पास व्हील था यानी कि पहिया आपने इन्वेंट कर लिया था। नहीं तो आपको या तो जानवर के ऊपर बैठ के जाना पड़ता या फिर सामान जानवर के ऊपर रख के ही जाना पड़ता। पर जो पीछे बैठने की जगह बनी वो व्हील की वजह से बनी। उसके बाद फिर दोस्तों स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। जो रेल का पहिया था उसको कोयले से चलाया जाता था पहले, स्टीम से। तो फिर ये जब इन्वेंशन हुआ स्टीम इन्वेंशन का, तो फिर बहुत सारे लोग एक साथ जा सके एक जगह से दूसरी जगह पे। और उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ। फिर उसके बाद तो जैसे इंसानों को पंख ही लग गए और वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सके। मोटराइज्ड बोट्स भी बनी, फिर शिप्स भी बने। और उसके बाद फिर अब तो एयरप्लेन्स और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और मेट्रोज, मोनोरेल, ये सब भी आप देखते हैं अपने आसपास। तो ये इन शॉर्ट दोस्तों एक छोटी सी हिस्ट्री है किस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो हमारे माध्यम है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं हज़ारों साल में। अगला जो पार्ट है वो है दोस्तों मेजरिंग लेंथ अ हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री है लेंथ मेजरमेंट की? जो डिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। डिस्टेंस जो है हाउ फार और लॉन्ग समथिंग इज़। डिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ, इसका माप कि कोई चीज़ कितनी दूर है या फिर कितनी लंबी है, इस माप को हम लेंथ या डिस्टेंस बोलते हैं। आप जैसे देखते होंगे टेबल की लेंथ क्या है ऐसा पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि दिल्ली से मुंबई कितना दूर है। तो ये सारा आप डिस्टेंस जब आपको पता है तभी आप ये चीज़ें का जवाब दे सकते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है तो फिर आप कभी भी नहीं बता सकते कि दिल्ली से बम्बई कितना दूर है। अब सबसे पहले प्राचीन काल में जब हमारे पास कोई तरीके नहीं होते थे तो हम किस तरीके से डिस्टेंसेस को मेजर करते थे? लोग अपने हाथ के हिसाब से डिस्टेंस को मेजर करते थे। ये इतना है तो इसका मतलब ये इसकी करीब करीब इसकी लंबाई इतनी होगी। या फिर लोग अपने हाथों उंगलियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, या फिर पूरी छोटी उंगली और जो अंगूठा है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इन डिस्टेंसेस को मेजर करते थे। अंगुल भी बोलते थे हिंदुस्तान में इसको। और आपने तो आज भी देखा होगा कई बार जब आप माला लेने जाते हैं या फिर फूल लेने जाते हैं तो वो अभी भी अपने हाथ के मेजरमेंट से वो बता देता है कि हाँ इतना आपको यूनिट हमने ये दे दिया है। पर आप बिल्कुल जानते हैं कि ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि अगर इंसान लंबा है तो उसका हाथ ज़्यादा लंबा खुलेगा, कोई इंसान की हाइट कम है या फिर कोई इंसान छोटा है तो उसका हाइट कम खुलेगा। तो ये सेम नहीं रहेगा, अलग अलग इंसान अलग अलग मेजर देगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आपको भी ख़राब लगेगा अगर आपको कोई एक इंसान फूल की माला दे और वो छोटी माला बना के दे दे
अपने हाथ से नाप के, तो आपको थोड़ा ख़राब तो लगेगा कि नहीं, ये इसकी हाइट छोटी है इसलिए मुझे छोटी माला मिली है। तो ये प्रॉब्लम जब सब जगह फेस कर रहे थे लोग पूरी दुनिया में कि एक स्टैंडर्ड नहीं पता लग रहा था कि कितनी लेंथ है इसकी, तो फिर उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या करा, जितने भी पूरे वैज्ञानिक थे पूरी दुनिया में, उन्होंने एक एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेजरमेंट हम फॉलो करेंगे, इतना लंबाई को हम ये यूनिट के हिसाब से मेजर करेंगे और उसको पूरे वर्ल्ड में हम फॉलो करेंगे। जब उन्होंने सबने ये मान लिया कि हम इतनी लंबाई को 1 सेंटीमीटर बोलेंगे या इतनी लंबाई को 1 मीटर बोलेंगे, तो फिर उसके बाद फिर हर देश में वही फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी नहीं रही, सब जगह सेम हो गया। तो जो यूनिट्स है उसमें हम देखते हैं लेंथ जो है उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट पूरी दुनिया में यूज़ करी जाती है वो है मीटर। मास उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको पूरी दुनिया में जो यूज़ करा जाता है वो है किलोग्राम। टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केल्विन। हम हिंदुस्तान में सेंटीग्रेड ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा यूनिट जो है वो है केल्विन। टाइम की ऐसा यूनिट जो है वो सेकेंड्स पूरी दुनिया में मान्य है। और वॉल्यूम जो है उसकी मीटर क्यूब। वॉल्यूम यानी कि कितना उसके अंदर भराव हो सकता है, या फिर अगर आप मटके को देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम कितना पानी आ सकता है वो क्यूबिक मीटर में मेजर करा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। थोड़ा बहुत हम लेंथ के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि अभी हम लेंथ की ही बात कर रहे थे। तो इन्होंने मीटर को ऐसा यूनिट माना लेंथ की। मीटर को इन्होंने कैसे डिफाइन करा, 100 इक्वल भाग, 100 बराबर भाग जो है उस मीटर के, उसको उन्होंने सेंटीमीटर बोला। फिर उस 1 सेंटीमीटर के 10 जो बराबर भाग है उसको मिलीमीटर बोला। तो ये इन्होंने इस तरीके से स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि 1 मीटर जो डिस्टेंस है उसको हम 100 भागों में अगर तोड़ेंगे तो हमारे 1 सेंटीमीटर मिलेगा हर भाग का मेजरमेंट, और 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 भाग में तोड़ेंगे तो 1 मिलीमीटर मिलेगा हमें हर भाग का मेजरमेंट। जो बड़े डिस्टेंसेस है, अब आपको पता है 1 मीटर जो है वो काफ़ी छोटा डिस्टेंस हो गया, तो बड़े डिस्टेंसेस को हम किलोमीटर के अंदर मेजर मेजर करते हैं। और 1 किलोमीटर की जो लेंथ है वो है 1000 मीटर होती है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब मेजर करने का तरीका क्या है, अब आपने यूनिट्स तो बना ली सारी की सारी, अब किस तरीके से किसी भी हम चीज़ को मेजर करते हैं। तो जब भी आप मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। जैसे आप देखते हैं अगर आप इस तरीके से स्केल को रखेंगे तो आप गलत मेजर करेंगे, और अगर आप कहीं और से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी गलत मेजर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड रूल बना लिए जो कि फॉलो करे जाते हैं जब भी आप स्केल से, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट में बनी हुई स्केल है, उससे आप मेजर करते हैं कोई भी चीज़ को। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये बोलते हैं कि इस स्केल को आप जिस भी जिस भी ऑब्जेक्ट को या जिस भी वस्तु को आप नापना चाहते हैं, स्केल को उससे अड़ा के रखिए, ताकि फिर हवा में अगर आप करेंगे तो फिर इधर उधर स्केल का हिलने के चांसेस रहते हैं, और जिससे कि आपका जो मेजरमेंट है वो गलत आ सकता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोले कि मान लीजिए अगर आपका स्केल टूट गया है या फिर आपको ज़ीरो नहीं दिख रहा है स्केल के अंदर, जो कि इस फिगर में जैसे कि आप देख सकते हैं, तो फिर आप अगला जो भाग है, अब अगली जो लाइन है, आप वहाँ से मेजरमेंट चालू कीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि 14 पे ख़त्म हो रहा है और ये 1 से चालू करा है, तो इसका मतलब 14 माइनस 1 13 जो है वो इसकी लेंथ हो जाएगी इस बॉक्स की। इस तरीके से मेजर कीजिए उसको। फिर उसके बाद फिर जब मैंने बताई दिया आपको किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके आपको वो मेजर मिलेगा। और उसके बाद फिर आँखें जो है वो आपकी एकदम सीधी लाइन में होनी चाहिए जहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है, नहीं तो फिर पैरालैक्स एरर होते हैं। पैरालैक्स एरर क्या होते हैं दोस्तों, अब आप पैरालैक्स एरर हम इसे बोलते हैं, अगर आप अलग अलग जगह से देखें, इस लाइन में आप देखेंगे तब तो आपको बिल्कुल सही दिखेगा कि हाँ ये चीज़ है, पर अगर आप ऊपर से या नीचे से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ पानी यहाँ तक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा पानी यहाँ तक है। तो ऊपर से आपको पानी ज़्यादा लगेगा, नीचे से देखेंगे तो आपको पानी कम लगेगा, पर सच्चाई वही है जो आप सामने से दिख रहा है आपको। तो इसको हम पैरालैक्स बोलते हैं। जो चेंज इन एपरेंट पोजीशन, दिखने में जो पोजीशन का जो चेंज है जो कि हो जाता है अगर आप अलग अलग जगह से किसी एक वस्तु को देखेंगे, तो उसको हम पैरालैक्स बोलते हैं। और इसको अवॉइड करने का तरीका है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में उस चीज़ को देखेंगे तो आप पैरालैक्स एरर को अवॉइड कर देंगे। अगला जो पार्ट है वो है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन।
अब हमने देख लिया कि सीधी अगर लाइन है या सीधा अगर बॉक्स है, कोई वस्तु सीधी है, तो हम उसकी लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं? बहुत आराम से स्केल के थ्रू। पर अगर कोई टेढ़ी चीज़ है, उसकी कैसे हम लेंथ मेजर करें? या फिर अगर सांप है जो कि सीधा नहीं होता, सीधा नहीं रहता, टेढ़ा रहता है, उसकी हम लेंथ कैसे मेजर करें? तो उसके लिए दोस्तों एक तरीका है कि हम धागा ले लेते हैं। इस धागे को अगर आप ले लेंगे और धागे को यहाँ से लेके आप पूरा इसके साथ साथ चलाते रहिए, इस कर्व लाइन के साथ साथ, तो आप धागे के दोनों भाग, दोनों एंड पे आपको पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक लगा था धागा, और फिर उस धागे को सीधा करके आप स्केल के पास रख लीजिए। फिर स्केल के ज़ीरो से पॉइंट से लेके वो धागा यहाँ तक जाता है 7 तक, तो इसका मतलब इस कर्व्ड लाइन की जो लेंथ है वो है 7 हो गई। तो आप समझ गए अब आप कैसे किसी धागे को यूज़ करके किसी कर्व्ड लाइन की लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट ख़त्म होता है, अब हम मोशन की तरफ मूव करते हैं। मोशन, मूवमेंट। If we see our surroundings, we will find that some objects change their position with time and some will not. तो आप अपने आसपास कुछ चीज़ों को देखेंगे और आप देखिए, अगर आपका बैग है वो एक जगह पड़ा है तो वो एक जगह पड़ा ही रहेगा, वो अपने आप अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। अगर टेबल है आपके कमरे में लगी हुई, अगर वो एक जगह है तो वो वही रहेगी, वो टेबल अपने आप नहीं हिलेगी, आपको हिलाना पड़ेगा उसे। लोग अगर एक जगह पे बैठे हैं तो वो भी बैठे हैं, वो मोशन में नहीं है, उनकी जगह चेंज नहीं हो रही है, वो एक जगह बैठे हैं। पर अगर आप एक मक्खी को देखेंगे, वो इधर उधर कमरे में मूव करती रहती है हमेशा। या फिर लोग अगर मूव कर रहे हैं, आप अपने कमरे से या क्लास से बाहर देखेंगे या फिर घर से बाहर देखेंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए। जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही है वो रेस्ट पे हो गए सारे ऑब्जेक्ट्स। तो इससे हमारी डेफिनेशन निकलती है कि रेस्ट कब होती है। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ अगर किसी बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वो रेस्ट पे है। और अगर समय के साथ बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो हम उसको इन मोशन बोलते हैं, उस बॉडी को इन मोशन बोलते हैं। तो पोजीशन भी इम्पॉर्टेंट है कि पोजीशन चेंज होना चाहिए समय के साथ, और समय भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ों से आपको पता लग जाता है कि कोई भी चीज़ मोशन पे है या कोई भी चीज़ रेस्ट पे है। तो अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई बॉडी जो है वो एक सीधी लाइन के अंदर मूव कर रही होती है, तो हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो इंसान है ये सीधी की सीधे मूव करेगा, ये हिलेगा नहीं। ये परेड में अगर चल रहा है तो ना ये इधर मूव होगा ना ये इधर मूव होगा, ये एकदम सीधा चलेगा। तो इसका जो मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। और अगर आप 100 मीटर की रेस आपने अगर देखी होगी तो वो उसमें बिल्कुल भी घुमाव नहीं होता, वो सीधे 100 मीटर भागते हैं। उसेन बोल्ट को भी अगर आपने देखा होगा तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है, जहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है, वो सीधे की सीधे एक ए जगह से बी जगह पे भाग के गया है या मूव करके गया है। दूसरा जो है वो है सर्कुलर मोशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब गोल गोल घूमता है, आपने घड़ी का कांटा देखा होगा, आप पंखा देख सकते हैं अपने रूम के अंदर, तो वो गोल गोल घूम रहे होते हैं अबाउट एन एक्सेल, एक बीच की चीज़ के अराउंड जो है वो गोल गोल घूमते हैं। तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जो एक सेंटर के अराउंड गोल गोल घूमते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि जो चांद है वो भी धरती के गोल गोल घूमता है। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता, ये इलेप्टिकल पाथ होता है उनका, बट स्टिल हम मान के चलेंगे कि चांद जो है वो धरती के गोल गोल घूमता है, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। पाथ इलेप्टिकल होता है, मोशन सर्कुलर होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम अ मीन। अब एक ये मीन जो है क्या होता है, ये बीच वाली जगह है ना, इसको हम मीन बोल लेते हैं, जो कि रेस्ट पे है। अब इसके इस जगह के अराउंड अगर बॉडी जो है वो इधर और बार बार बस इस तरीके से ही मूव करती रहेगी टू एंड फ्रो इसके अबाउट, तो फिर इस तरीके के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है। अबाउट अ मीन पोजिशन और अ कॉन्स्टेंट पोजिशन, अगर एक कॉन्स्टेंट पोजिशन के जो अराउंड बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मूव करती है, तो हम उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आप पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन होता है, या फिर आप अगर फार्मूला वन के आपको देखना पसंद है तो उसमें आप देखते हैं कि गाड़ी जो है वो लैप्स कंप्लीट करती रहती है, एक ही सर्कल मूव करती रहती है बार बार, तो वो पीरियोडिक मोशन हो गई, लैप्स ऑफ अ सर्किट।
तो अब दोस्तों समरी की तरफ मूव करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले आपने देखा कि कैसे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स जो है, कैसे उनका टाइम के साथ, समय के साथ हज़ारों सालों में विकसित हुए हैं अलग अलग तरीके के मोड्स, और कौन से यूज़ करे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। आपने ये भी देखा कि पुराने काल में लोग कैसे लेंथ को मेजर करते थे, और अभी भी हमने देखा कि कई जगह जब मंदिरों के बाहर, या आपने देखा है कि माला को मेजर जो करके देते हैं वो, तो वो किस तरीके से अपने शरीर के भागों का, यानी कि हाथ का या फिर उंगलियों का, वो यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। पर इससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और यूनिफॉर्म नहीं है, लोगों को फेयर नहीं लगता ये सिस्टम। इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई जो कि पूरे दुनिया में मानी जाती है कि हाँ, ये स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, जैसे कि मीटर। ठीक है। उसी तरीके से आपने देखा कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन होता है अगर वो गोल गोल घूम रही होती है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब गोल गोल घूमने का मतलब ये है कि बीच वाला जो पॉइंट है या सेंटर जो पॉइंट है, उससे उसका डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो इसलिए वो सर्कुलर मोशन में होगी। और जो मोशन अपने आप को रिपीट करते रहता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड पे हम बस और ट्रेन यूज़ करते हैं, पानी पे हम बोट और शिप, वो दोनों यूज़ कर लेते हैं, और एयर पे हम प्लेन और हेलीकॉप्टर, ये दोनों यूज़ करते हैं। तो ये दो दो एग्जांपल हो गए उन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो कि आप यूज़ करते हैं लैंड, वाटर और एयर पे। अब फिल इन द ब्लैंक से दोस्तों अगला, उसमें पूछा गया है पहले में कि 1 मीटर इज़ डैश सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो पहले का आंसर 100 हो जाएगा। 5 किलोमीटर्स इज़ डैश मीटर। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। अगर झूले पे आप किसी भी बच्चे को देखेंगे तो वो देखेंगे कि आप एक जो मीन या कांस्टेंट पोजीशन है जो कि झूले की, उसके अराउंड टू एंड फ्रो वो मूव करते रहता है झूला जो है, तो पीरियोडिक मोशन हुआ ये। उसके बाद जो सवाल है वो है मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ सुइंग मशीन। सुइंग मशीन इज़, अब ये जो नीडल है इसका भी जो मोशन है वो पीरियोडिक ही होता है, वो ऊपर नीचे उस तरीके से मूव करती है स्विंग मशीन में, अगर आपने देखा होगा तो ये पीरियोडिक मोशन होता है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल, वो सर्कुलर होता है। जो पहिया है किसी भी साइकिल का, उसको आप देखेंगे तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट जो है, बीच वाला जो पॉइंट होता है उसका, उसके अराउंड गोल 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 घूमते रहता है, तो वो सर्कुलर मोशन हुआ। अगला जो सवाल है, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब दोस्तों आपने काफ़ी बार, अगर आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि लोग अपने पैरों से कूद कूद के 22 यार्ड नाप देते हैं कि ये इतना होता है, तो वो करीब करीब अप्रॉक्सीमेशन होता है, पर वो सही नहीं होता। कोई लंबा इंसान नापता है तो हो सकता है थोड़ा पिच आपको लंबा मिल जाए, अगर कोई छोटा इंसान नाप रहा है तो पिच आपको छोटा मिल जाता है। तो ये आप जो प्रॉब्लम है, अगर वो सबकी बराबर नहीं है तो पिच की लेंथ भी बराबर नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए हम मेजर नहीं करते हैं इस तरीके से किसी भी लेंथ को। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। ये बोल रहे हैं कि इन चारों को आप अरेंज कीजिए छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा दोस्तों हमें पता है कि मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा होगा 1 मीटर, और उससे भी बड़ा होगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर्स, एक्सप्रेस इट इंटू सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि एक इंसान है, उसकी जो लंबाई है वो 1.65 मीटर है, इसको हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा है। अब हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.65 मीटर के अंदर कितने होंगे, 165 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 165 सेंटीमीटर के अंदर 1650 मिलीमीटर हो जाएंगे। अगला जो सवाल है वो है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज़ 3250 मीटर, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। 3250 मीटर है उसका डिस्टेंस, हमें बताना है कि किलोमीटर में कितना होता है। अब हमें पता है कि 1000 मीटर के अंदर 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 मीटर के अंदर 2 किलोमीटर, और 3000 मीटर के अंदर 3 किलोमीटर होंगे, और 250 मीटर और रह जाते हैं, तो 3.25 जो है
किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। अगला जो सवाल है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज़ 3 एंड एट द अदर एंड इज़ 33.1 सेंटीमीटर। तो इन्होंने ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करा है स्केल को 3 से स्टार्ट करा और दूसरी जो एंड है वहाँ पे 33.1 पे वो ख़त्म हुआ। तो हमने जब भी देखा था कि अगर हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसे लेंथ निकालनी होती है, जब हम 33.1 को 3 से माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 30.1, ये लेंथ होगी नीडल की। अगर ये 4 से स्टार्ट करते हैं तो हम 33.1 को 4 से माइनस करते हैं, ठीक है। और फिर ये ख़त्म भी 34.1 पे होता है, 33.1 पे नहीं होता अगर उसकी लेंथ जो है वो 30.1 सेंटीमीटर है तो। What are the similarities and differences between motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on? दोनों सर्कुलर होते हैं, सीलिंग फैन को भी अगर आप देख लेंगे और अगर आप बाइसाइकिल के जो पहिया है उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। एक फिक्स्ड एक्सिस है जिसके सर्कुलर मोशन दिखाते हैं वो। अगला जो सवाल है वो है, वाई could you not use an elastic measuring tape to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? अब आप इलास्टिक टेप को जानते हैं, अगर आप मैं इलास्टिक टेप से बोलूँ कि आप मेजर कर लीजिए कि कितनी लंबाई है इसकी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है दोस्तों। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप कौन कितनी तेज़ उस इलास्टिक को खींच रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप ज़्यादा खींचेंगे तो आप वो ज़्यादा खिंच जाएगा, कम खींचेगा कोई जना तो कम खिंच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद अगर एक इंसान भी बार बार अगर अलग अलग चीज़ों की मेजरमेंट लेगा उससे, तो वो भी सेम नहीं मेजर कर पाएगा, क्योंकि हर बार वो भी अलग अलग फोर्स से खींचेगा उसे। और अगर अलग अलग लोग खींचेंगे तो डेफिनेटली एक ही डिस्टेंस को लोग अलग अलग बताएंगे। तो इसीलिए इलास्टिक टेप जो है वो सही तरीका नहीं है किसी भी लेंथ को मेजर करने का। अगला सवाल जो इन्होंने पूछा है वो है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हमने सबसे पहले देखा था पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन, और मून का भी आपको पता है कि पीरियोडिक मोशन होता है अराउंड अर्थ। और मोशन ऑफ स्विंग, अगर आप झूले को भी देखेंगे तो उसका भी एक पीरियोडिक मोशन होता है। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी और चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हम आपको या तो वही समझाएंगे उस कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो आपके लिए एक नया वीडियो भी बनाया जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।